नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश 2020 में आए हुए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। इनमें से आज जो एक प्रश्न हमने उठाया ये है, भारत में मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। चूंकि एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 11 अंक में आता है, 200 शब्दों में से लिखना होता है, तो आखिरकार क्या होगी रूपरेखा, किस प्रकार से इसकी बात होगी, क्रियाविधि क्या होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो ये शब्द लिखा हुआ है मानसून, अरबी भाषा का शब्द है, मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतुओं में परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में होने वाला परिवर्तन। तो क्या हो गया मानसून? तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। सबसे पहले हमने देखा कि मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है, जो अरबी भाषा के मौसम नामक शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा के साथ, ऋतुओं के परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में होने वाला परिवर्तन। यदि हम हवाओं के पवन प्रवाह की बात करें तो दोस्तों 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यदि 0 डिग्री के उत्तर के क्षेत्र को देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं, इसमें 2 नियम काम करते हैं दोस्तों। पहला नियम है जिसे हम कहते हैं फेरल का नियम, या इसे ही एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस प्रभाव। अभी आखिरकार होता क्या है? तो फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवनें क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनें एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, विपरीत घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। तो यहां से आपने जाना। इसके अलावा 2 चीजें और जो हमेशा हमें याद रखनी है कि जहां पर भी निम्न दबाव क्षेत्र होगा अर्थात लो प्रेशर होगा, वहां गर्मी होगी। जहां ठंडा क्षेत्र होगा उसे हम कहेंगे हाई प्रेशर। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। चूंकि हवाएं जहां पर भी गर्म क्षेत्र है वहां हवाएं हल्की होकर ऊपर उठेंगी और उन खाली क्षेत्रों में हवा, ठंडी हवा आकर उस क्षेत्र में पूर्ण कर देंगी। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। चूंकि भारत का सबसे गर्म महीना मई होता है, नौतपा चलते हैं। उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को, शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। तो यदि मैं बात करूं उत्तर भारत में, यदि हमारे यहां पर लो प्रेशर है, निम्न दबाव है, तो 0 डिग्री के नीचे हाई प्रेशर होगा। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो याद रखना है, जब भारत में गर्म हवाएं हैं, मई का महीना चल रहा है, तो निम्न दबाव का क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाता है कि 0 डिग्री के दक्षिण से हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अब जैसे ही ये ठंडी हवाएं, हाई प्रेशर की हवाएं 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर पहुंचती हैं, तो होता यह है कि विषुवत रेखा के ऊपर जैसे ही आती हैं, ये फिर से क्या हो जाती हैं? शुष्क हो जाती हैं। परंतु कोरियोलिस प्रभाव, अभी हमने बात की थी कोरियोलिस प्रभाव, कोरियोलिस प्रभाव के कारण ये हवाएं जो सीधी जानी चाहिए थी, ये अपने प्रवाह के दाईं ओर मुड़ जाती हैं, क्लॉकवाइज मुड़ने लगती हैं और नमी प्राप्त कर कहां से? तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है अरब सागर। ये क्षेत्र कौन सा है? तो ये वाला क्षेत्र हिंद महासागर है और ये वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है। तो ये हवाएं इन क्षेत्रों से नमी लेकर लगातार आगे की ओर बढ़ती हैं। और ये जानते हैं आप, ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, और पश्चिमी घाट में मालाबार तट में सबसे पहले जून के पहले सप्ताह में वर्षा होती है। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। तो भारत में मानसून 2 ऋतुओं में आता है, एक होता है ग्रीष्म ऋतु के बाद और दूसरा होता है शीत की ऋतु के बाद। इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि इसकी दिशा साउथ वेस्ट है। लौटता हुआ मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून को कहा जाता है। साउथ वेस्ट मानसून की 2 शाखा है, पहला जो अरब सागर से नमी को प्राप्त करती है, दूसरा बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करती हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून की भी 2 ब्रांचें हो गई, एक हो जाती है अरब सागर शाखा, दूसरी हो जाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। यह एक चीज ध्यान रखने वाली और है कि भारत में जो वर्षा होती है वो 90% लगभग वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है।
वहीं 10% लगभग वर्षा शीतकालीन मानसून और पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इनमें अरब सागर की जो शाखा है वो संपूर्ण भारत के 65% क्षेत्र में वर्षा करती है। वहीं बंगाल की खाड़ी शाखा लगभग 35% क्षेत्रों में वर्षा करने में सहयोगी होती है। ये हवाएं लगातार पश्चिमी घाट से टकराती हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए संपूर्ण भारत के 65% क्षेत्र में वर्षा करती रहती हैं। परंतु ये जो पूर्वी घाट आपको दिख रहा है, इस पूर्वी घाट के पूर्व में ये वर्षा नहीं करा पाती, जिसका कारण है कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, प्रभाव के कारण ये लगातार दाईं ओर मुड़ेंगी और यही कारण है कि पूर्वी घाट का पूर्वी किनारा या पूर्वी छोर ग्रीष्मकालीन वर्षा के दौरान सूखा रह जाता है। ये हवाएं लगातार नमी लेने के बाद आगे की ओर बढ़ती हैं और लगभग 1000 सेंटीमीटर नमी लेकर ये पहुंच जाती हैं पूर्वोत्तर भारत में। अब यदि मैं आपसे कहूं पूर्वोत्तर भारत, तो मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये क्षेत्रों की बात है। पर मैंने आपसे कहा सबसे पहले एक क्षेत्र, ये बात कर लेते हैं मेघालय की। तो मेघालय में 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। इन्हें कहा जाता है गारो, खासी, जैंतिया, जो फनल कीप या कीप के आकार में उपस्थित हैं। जब 1000 सेंटीमीटर नमी लेकर कोई हवाएं पहुंचती हैं तो गारो और जैंतिया से टकराकर वर्षा करती हैं और सबसे ज्यादा वर्षा खासी पहाड़ी पर करती हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि दुनिया की सबसे अधिक वर्षा मासिन राम और चेरापूंजी में होती है, जो लगभग 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। तो यही कारण है कि यहां से आई और बांग्लादेश से होते हुए, चूंकि बांग्लादेश मैदानी है, वहां वर्षा की और आगे की ओर बढ़ते हुए यहां से हिमालय है, तो हिमालय से टकराई और हिमालय के नीचे नीचे से आगे पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ जाती हैं। मैंने आपसे कहा ये हवाएं यहां से गई, चूंकि यहां हिमालय पर्वत है, पूरा संपूर्ण हिमालय है, तो इसके नीचे से टकराकर आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। चूंकि इन्हें बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल से नमी की प्राप्ति होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी से जैसे जैसे दूर जाती जाती है, वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यही कारण है कोलकाता में वर्षा ज्यादा होती है, उससे कम पटना में, फिर प्रयागराज में और अंत में दिल्ली तक ये वर्षा होती है। जब बात करें यहां से, तो ये थी बंगाल की खाड़ी शाखा और ये थी बंगाल की खाड़ी शाखा और ये शाखा थी अरब सागर शाखा। तो दोनों शाखाएं जब अरावली पर्वत के पास पहुंचती हैं तो अरब सागर शाखा इसके समानांतर निकल जाती है, तो अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती। केवल इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के निकट ही वर्षा हो पाती है, जबकि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ये दिल्ली तक वर्षा कर पाती है। इसके बाद चूंकि नमी की समाप्ति हो गई है, यही कारण है कि ये अरावली से टकराती तो है परंतु इनसे वर्षा नहीं हो पाती। यही है ये है दक्षिण पश्चिम मानसून। इस मानसून के बाद वर्षा की नमी की मात्रा चूंकि कम हो जाती है, तो हवाओं उत्तरार्ध के बाद सूर्य चूंकि दक्षिणायन होने लगता है तो हवाओं की दिशा परिवर्तित होने लगती है। अब हवाएं वापस लौटना प्रारंभ कर देती हैं। इस लौटते हुए मानसून को ही उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून का निवर्तन कहा जाता है, रिट्रीट ऑफ द मानसून कहा जाता है। इससे पहले दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं, ये हमारा भारत है, यहां पर अफ्रीका है। अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा और भारत के यहां पर एक मरुस्थल है, इसका नाम है थार। दोनों कर्क रेखा में है। जब सहारा में लो प्रेशर का निर्माण होता है, उसी समय थार में भी लो प्रेशर होता है। सहारा से हवाएं गर्म होती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं, जैसे भारत में हवाएं लो प्रेशर के कारण ऊपर की ओर उठती हैं। जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो यहां पर सबसे पहले इन्हें मिल जाता है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। और हमने पढ़ा 0 डिग्री के ऊपर, मान ले ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के ऊपर जो भी हवाएं हैं वो क्लॉकवाइज चलती हैं, घड़ी की दिशा में चलती हैं। तो ये हल्की हवाएं आगे बढ़कर आगे की ओर निरंतर बढ़ने लगती हैं। ये हवाएं आगे की ओर बढ़ने लगी। आगे बढ़कर इन हवाओं को नमी की प्राप्ति 2 क्षेत्रों से होती है। सबसे पहले भूमध्य सागर से होती है और फिर काला सागर मिल जाता है। उसके अलावा कैस्पियन सागर से भी इनको, कैस्पियन
सागर से भी इनको नमी की प्राप्ति होती है। ये नमी को लेने के बाद भारी होकर नीचे की ओर लगातार आने लगती है। तो भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से इन्हें नमी की प्राप्ति हुई और नमी की प्राप्ति करने के बाद ये भारत में प्रवेश कर गई। कहां कहां से? तो इनको मिली कैस्पियन सागर से, काला सागर से और भूमध्य सागर से। इन 3 क्षेत्रों से नमी लेने के बाद ये पहुंची हिमालय पर्वत के क्षेत्रों में। तो आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत से जब ये हवाएं टकराएंगी तो ये हवाएं टकराकर 2 शाखाओं में बट जाती है। उत्तरी शाखा चीन के क्षेत्रों में पहुंच जाती है, जबकि दक्षिणी शाखा भारतीय राज्यों में प्रवेश करती है। इन हवाओं से, चूंकि जब ये हवाएं, नमी युक्त हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, तब इन्हें कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। इन पश्चिमी विक्षोभ से भारत के पर्वतीय राज्यों में भी वर्षा होती है और यह वर्षा के रूप में ना होकर हिम स्वरूप में होती है, स्नोफॉल के रूप में होती है। इससे सेब की फसल को लाभ मिलता है। जबकि शीतकाल के दौरान आपने कई बार देखा होगा 26 जनवरी के समय परेड, एनसीसी चल रही होती है और पानी गिर रहा होता है। तो यह पानी के गिरने का कारण प्रमुख रूप से पश्चिमी विक्षोभ ही होता है। तो यह पश्चिमी विक्षोभ से न केवल पर्वतीय राज्यों में वर्षा होती है, अपितु उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी वर्षा होती है। अब आप बताइए इस समय क्या लगा होता है खेतों में? तो इस समय खेतों में लगा हुआ है गेहूं। तो इस समय पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, एमपी, इन क्षेत्रों में गेहूं की फसल को लाभ होता है, वो जल्दी पकने लगती है और इस पश्चिमी विक्षोभ को इन क्षेत्रों में मावठ या मावठा कहा जाता है। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि मावठ या मावठा क्या है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शीतकालीन वर्षा आगे की ओर बढ़ी और यूपी और बिहार तक ये वर्षा करती हैं और इसके बाद इनमें नमी की समाप्ति हो जाती है। चूंकि इनमें अब नमी की समाप्ति हो गई है, यहां तक आते आते इनमें, चूंकि बहुत दूर से आई थी नमी लेकर, तो यहां आते आते इनमें नमी की समाप्ति हो जाती है। तो ये हवाएं आगे की ओर निरंतर चलती हैं और आगे पुनः जब आगे बढ़ती हैं तो बंगाल की खाड़ी शाखा से होकर गुजरती हैं। जब बंगाल की खाड़ी शाखा से गुजरेंगी तो सीधी सी बात है इन्हें नमी की प्राप्ति होगी और नमी की प्राप्ति होने के बाद जब ये आगे की ओर बढ़ेंगी तो फिर वही प्रभाव लगेगा जिसे कहते हैं फेरल का नियम या कोरियोलिस प्रभाव। अब देखिए अपने प्रवाह के लगातार दाईं ओर मुड़ेंगी और दाईं ओर मुड़ने के बाद ये शीतकाल के दौरान पूर्वी घाट के पूर्वी हिस्सों में वर्षा कर पाएंगी। तो पूर्वी घाट के पूर्वी क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती, इसलिए आपने सुना होगा तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। आपने सुना होगा शीतकालीन वर्षा प्रमुख रूप से कोरोमंडल तट में होती है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होता है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में जब वर्षा होगी तो इसे हम कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ, जबकि दक्षिण भारत के दक्षिण पूर्वी राज्यों में या दक्षिणी राज्यों में जब वर्षा होगी तब हम इसे कहेंगे शीतकालीन वर्षा, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो यहां पर आपने देखा कि संपूर्ण भारत में किस प्रकार से लौटते हुए और जाते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अब थोड़ी सी बात दोस्तों एल-नीनो और ला-लीनो की भी कर लें। तो ला-लीनो जो एक सामान्य घटना है, यहां पर इस चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाने की प्रयास करता हूं कि यह हमारा भारत है। यहां से आप जानते हैं 0 डिग्री लगभग गुजर रही है। तो यदि भारत में लो प्रेशर है तो नीचे की ओर होगा हाई प्रेशर, जब नीचे लो होगा तो भारत में होगा हाई प्रेशर। अर्थात यहां पर भी लो प्रेशर की स्थिति है तो नीचे होगा हाई प्रेशर। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। यह दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका के पास यहां पेरू देश है जहां ठंडी जलधाराएं चल रही होती हैं। यह एक सामान्य परिघटना है। इस सामान्य परिघटना में होता यह है कि हिंद महासागर, चूंकि ये इंडियन ओशियन है, तो हिंद महासागर में हाई प्रेशर की हवाएं भारत की ओर चले जाती हैं और इससे पर्याप्त वर्षा होती है।
यह कौन सी घटना है? सामान्य घटना है, अर्थात ला नीना की घटना है या ला नीनो का समय है। ला नीनो के समय भारत में लो प्रेशर, हिंद महासागर में हाई प्रेशर। तो हिंद महासागर से अधिकांश हवाएं भारत के क्षेत्रों की ओर चले जाती है, परंतु जो प्रशांत क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में यहां बनता है लो प्रेशर, जबकि पेरू देश के पूर्व में, पश्चिम में यहां बनता है हाई प्रेशर। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर स्थानांतरित होती हैं। यह है सामान्य घटना। इससे भारत में भी सामान्य पर्याप्त वर्षा होती है, पेरू में ठंडक बनी रहती है, इससे यहां मछली उत्पादन पर्याप्त होता है। इस समय उत्तर अमेरिका और मैक्सिको के क्षेत्र में भी सामान्य वर्षा होती है, इससे ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा होती है। परंतु 7 से 10 सालों में यह वायुमंडलीय घटना परिवर्तित हो जाती है, और जब यह घटना परिवर्तित हो जाती है तब इसे कहा जाता है एल नीनो। अब एल नीनो में क्या हुआ समझिएगा, भारत में लो प्रेशर सेम है, इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर है, सेम है, बट जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में लो प्रेशर का क्षेत्र, निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, वो परिवर्तित होकर प्रशांत महासागर में पेरू के निकट बन जाता है, और हाई प्रेशर का क्षेत्र यही निर्मित है। तो हवाएं हमेशा हाई से लो की ओर चलती हैं, और चूंकि प्रशांत का आकार अत्यंत विशाल है, इसीलिए ये हिंद महासागर से भी कुछ मात्रा में हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इससे होता यह है कि जो पहले 100% हवाएं भारत की ओर आ रही थी, अब उससे कम हो जाती हैं। इससे होगा क्या, भारत में कौन सी स्थिति आ गई, सूखा की स्थिति आ गई। जो पहले ऑस्ट्रेलिया के आसपास वर्षा हो रही थी, इंडोनेशिया के आसपास वर्षा हो रही थी, वो खिसककर समुद्र के बीचों बीच चले गई। साथ ही साथ पेरू के निकट लो प्रेशर बन गया, जिससे यहां पर वर्षा की पर्याप्तता होने लगी, पानी ज्यादा गिर रहा है। उत्तर अमेरिका में भी वर्षा की अधिकता हो गई, यहां पर भी बाढ़ जैसी अवस्थिति आ गई। आपने 2 शब्द सुने होंगे, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग। खनिज पदार्थों का ऊपरी सतह की ओर आना अपवेलिंग कहलाता है। तो जब अपवेलिंग की घटना होती है, तब वहां पर मछलियां आती हैं, मछलियों से मछलियों का व्यापार होता है। तो जब लो प्रेशर होगा, निम्न दबाव होगा, तो खनिज युक्त जल नीचे चला जाता है, जिससे पेरू के आसपास मछलियां नहीं होती, क्योंकि खनिज पदार्थ उपस्थित नहीं है, वहां काई की उपस्थिति नहीं होगी, जिससे पूरे विश्व का मौसम परिवर्तित हो जाता है। यह घटना ही क्या कहलाती है, एल नीनो कहलाती है। एल नीनो एक नकारात्मक अवधारणा है, जबकि ला नीनो सकारात्मक अवधारणा है। एल नीनो जब भी घटना होगी तो आप समझ जाइएगा, लर्निंग लाइसेंस, जिस भी गाड़ी में लर्निंग लाइसेंस का एल लगा होता है, यह खतरनाक स्थिति है। वैसे ही आप इसे समझ लीजिएगा, लर्निंग से एल नीनो, इससे संपूर्ण विश्व का जो परितंत्र है वो प्रभावित होता है, जबकि ला नीनो एक सकारात्मक अवधारणा है। भारत में भी इसके सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं इंडियन ओशियन डाइपोल, एक वर्ड आता है इंडियन ओशियन डाइपोल, हिंद महासागर द्विध्रुवीय अवधारणा। तो हिंद महासागर द्विध्रुवीय अवधारणा एक नवीन अवधारणा है। अब ये क्या कहती है, इसे समझिएगा। भारत के दोनों ओर 2 क्षेत्र हैं, एक तरफ यहां पर अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। यहां पर बताता है कि 0 डिग्री के ऊपर लो प्रेशर है, भारत में लो प्रेशर है, और भारत के नीचे हाई प्रेशर है। परंतु अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का तापमान अलग है। कैसे अलग है समझिएगा। मान लेते हैं भारत का तापमान है 35 डिग्री, गर्मी है, वहीं अरब सागर का तापमान है 26 डिग्री, और बंगाल की खाड़ी का तापमान है 24 डिग्री। ये दोनों हाई प्रेशर हैं कंपैरेटिवली, पर इन दोनों में यहां का तापमान अधिक है। तो मुझे बताओ, हाई प्रेशर की हवाएं अरब सागर की ओर, जो ज्यादा गर्म होगा उसकी ओर आएंगी, तो इन दोनों में कंपैरेटिवली ये ज्यादा गर्म है, तो हवाएं इस ओर ज्यादा आकर्षित होंगी। और फेरल के नियमानुसार
हवाएं क्लॉकवाइज घूमकर भारत की ओर ज्यादा पहुंचेंगी। इससे भारत में अधिक वर्षा होगी, पर्याप्त वर्षा होगी, जिससे कृषि खाद्यान्न की गुणवत्ता और उत्पादन बना रहेगा। तो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, सकारात्मक हिंद महासागरीय अवधारणा कहती है कि अरब सागर का तापमान बंगाल की खाड़ी से अधिक होता है तो भारत में वर्षा अधिक होती है। वहीं पर नकारात्मक इंडियन ओशियन डाइपोल की अवधारणा इंगित करती है कि बंगाल की खाड़ी का तापमान जो पहले 24 था अब वो 26 है, और अरब सागर जो पहले 26 था मान लेते हैं वो 24 हैं, तो अब ये हवाएं अरब सागर की ओर आकर्षित ना होकर अब ये बंगाल की खाड़ी की ओर आकर्षित होंगी। जैसे ही ये ऊपर की ओर चलेंगी तो फेरल के नियमानुसार ये दाईं ओर मुड़ जाएंगी, जिससे दक्षिण पूर्व के या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, इन देशों में अधिक वर्षा होगी, भारत में अपेक्षाकृत कम वर्षा होगी। तो इसे कहा जाता है नकारात्मक इंडियन ओशियन डाइपोल। मुझे लगता है कि ये जो तीनों कॉन्सेप्ट थे आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से हमने मानसून की उत्पत्ति की विभिन्न तरीकों को हमने देखा दोस्तों। अब यदि प्रश्न केवल और केवल आपके पास आ जाए कि मानसून की तापीय संकल्पना को समझाइए, तब हम क्या लिखते? तो पूरे चूंकि हमने डायमेंशन क्लियर किए हैं तो हम यहां लिख सकते थे कि तापीय संकल्पना एडमंड हैली द्वारा प्रतिपादित की गई है। यह बताता है कि ग्रीष्म काल में चूंकि सूर्य क्या होता है, किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं, तो भारत में लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर अर्थात निम्न दबाव। इससे दक्षिण पूर्वी पवनें भूमध्य रेखा की ओर लगातार आकर्षित होती हैं और कोरियोलिस या फिर फेरल के नियमानुसार ये लगातार प्रवाह के दाईं ओर मुड़ती हैं और भारत में पर्याप्त वर्षा करती हैं। इसकी कुछ कमियां हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन है इस सिद्धांत की। हम वहां लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत अत्यंत ही सरलीकृत है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की जो स्थिति है वो बिल्कुल निश्चित होती है, पर मानसून का जो आगमन है और जो उसका निवर्तन है इसकी स्थिति निश्चित नहीं होती है। इस प्रकार से तापीय संकल्पना को आप आसानी से लिख सकते हैं। यदि प्रश्न आपके सामने आ जाए महासागरीय या समुद्री अवधारणा क्या है, इंडियन ओशियन डाइपोल की अवस्थिति क्या है, तब आप लिख सकते थे कि मानसून की उत्पत्ति में हिंद महासागर और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हिंद महासागर का पानी गर्म होकर वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है। मानसूनी हवाएं जब इस क्षेत्र से नमी लेकर चलती हैं तो भारतीय महाद्वीप के ऊपर जब पहुंचती हैं तो पर्वतों, पठारों से टकराकर पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी चूंकि इसके निकट स्थित हैं या भारत के निकट स्थित हैं, और चूंकि इन दोनों के तापमान में कई बार परिवर्तन हो जाता है जिसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है, इससे इंडियन ओशियन डाइपोल कहा जाता है, जिसके सकारात्मक पक्ष तब है जब अरब सागर अधिक गर्म है बंगाल की खाड़ी से, और नकारात्मक दक्षिणी दोलन तब है जब भारत में अरब सागर का क्षेत्र अपेक्षाकृत हाई है, हाई प्रेशर का है, और बंगाल की खाड़ी लो प्रेशर का है। इससे समुद्री घटनाएं, ये सभी समुद्री घटनाएं हैं जो मानसून को प्रभावित कर सकती हैं और इससे वायुमंडलीय परिस्थितियां बदल जाती हैं। यदि तीसरे और सिद्धांत की चर्चा करना चाहें तो हम विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांतों की चर्चा कर सकते हैं। क्या होती हैं पछुआ पवनें? तो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में वायुमंडल में चलने वाली तेज हवाओं को पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन सिद्धांत फ्लोन वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत में बताया गया कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो विषुवत रेखा के उत्तर में लो प्रेशर होता है, निम्न दबाव होता है। इससे ITCZ
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी उत्तर की ओर, गंगा की ओर खिसकने लगता है। जब ITCZ ऊपर की ओर खिसकेगा तो पवने की दिशा भी लगातार, जो दक्षिण की ओर चलने वाली या दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनें थी, वो भी उत्तरी गोलार्ध की ओर आकर्षित होंगी और इससे भारत और निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की इससे उत्पत्ति होती है। वहीं जब दक्षिणायन होना प्रारंभ होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है, तो दक्षिणायन होने से जो भारत में लो प्रेशर था वो 0 डिग्री के नीचे चला जाता है। अब भारत में शीत ऋतु का आगमन हो गया, अर्थात हाई प्रेशर का निर्धारण हो चुका है। तो अब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, आगे की ओर बढ़ेंगी। इससे होगा ये कि भारत से हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएंगी, जिससे हवाओं में परिवर्तन होगा। अब भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल के क्षेत्र के निकट वर्षा होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग सिद्धांतों को भी हम इसमें जोड़ सकते थे। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लगातार जुड़े रहिए उत्कर्ष एकेडमी के साथ। जय हिंद।